हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का इस एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फ्लेमिंगो सेक्शन का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हम लोगों ने इसके 10 पार्ट्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग इसके इस चैप्टर के बचे हुए शेष 2 पार्ट्स अर्थात 11वें और 12वें पार्ट्स का अध्ययन करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। आइए 11वें पार्ट्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another thing, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो नन्हा फ्रेंच कह रहा है कि जब भी लिखने के दौरान मैंने सर उठाकर एम हैमेल की तरफ देखा तो वह अपनी कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे, अर्थात उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्थिर थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब घूरना या निहारना या बहुत बारीकी से देखना, और पहले किसी एक वस्तु को देखते थे उस कमरे में मौजूद और फिर उसके बाद दूसरी वस्तु को देख रहे थे। एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो इस छोटे से विद्यालय के कक्ष में मौजूद जितनी भी वस्तुएं थीं उन सब को जैसी थी उसी रूप में अपने दिमाग में अंकित कर लेना चाहते थे। छात्रों, आपको याद होगा कि एम हैमेल के साथ साथ इन बच्चों का भी आज अंतिम फ्रेंच क्लास था और एम हैमेल के साथ साथ बच्चों की भी भावनाएं या भावनात्मक रूप से बहुत ही उस दिन उग्र थे, अर्थात उनकी भावनाएं बहुत उग्र उस दिन हो गई थी। और एम हैमेल चूँकि 40 वर्षों से लगातार स्कूल में पढ़ा रहे थे और अचानक आदेश आ गया कि अब आपको यहाँ से छोड़ करके जाना है, तो इसलिए वो बेचारे और भावुक हो गए थे। और इसलिए जो अंतिम क्लास था पढ़ाने के दौरान वहाँ की वस्तुओं से, वहाँ के कक्ष से, वहाँ की सभी चीज़ों से उनको इतना प्यार हो गया था कि उन सब को या उन सब की स्मृति अपने मस्तिष्क के पटल पर अच्छी तरीके से अंकित कर लेना चाह रहे थे। फैंसी, फैंसी से मतलब यहाँ पर ज़रा सोचो या कल्पना करो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मतलब 40 वर्षों से एम हैमेल इसी स्थान पर बच्चों को फ्रेंच पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनके विंडो के ठीक बाहर एक छोटा सा गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जिस क्लास में पिछले 40 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे थे वह क्लास या कक्ष उनके आवास के ठीक सामने था। इसका मतलब इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल कैंपस में ही एम हैमेल के रहने का भी स्थान था। जस्ट लाइक दैट,
Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल इस कक्ष में मौजूद जो बेंचेस थी, जो डेस्क और बेंचेस थे, वो इस्तेमाल करते करते घिस कर चिकने हो गए थे। अर्थात यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है उस कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ है कि जो बेंचेस और डेस्क हैं वो इस्तेमाल करते करते घिस कर एकदम चिकने स्मूथ हो गए हैं। और क्या और परिवर्तन जो बाहर की तरफ हुआ है वो हुआ है कि जो वॉलनट का जो ट्री है, वॉलनट का ट्री मतलब वॉलनट मतलब आप जानते हो कि अखरोट, तो जो अखरोट का वृक्ष है जो गार्डन में लगा हुआ है वो इन 40 वर्षों में काफ़ी बड़ा हो चुका है। और हॉप वाइन एक प्रकार की लता है, बेल जिसे कह सकते हैं, लता है यह, जिसको उन्होंने स्वयं प्लांटेड किया था अर्थात लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वह खिड़कियों से लिपटते हुए छत तक पहुंच गया था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. अब देखिए भावनाओं की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि इस पूरे पैराग्राफ में भावनाओं के उफान की ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। मैंने पुअर में इसके बेचारा व्यक्ति मतलब एम के लिए प्रयोग किया गया है कि ये बेचारे व्यक्ति जो है कैसे उनका हृदय इस जहाज़ को छोड़कर जाने से कैसे उनका हृदय टूट गया होगा, आप समझ सकते हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके सिस्टर जो जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष में संदूक में अपने सभी सामान की पैकिंग कर रही थी और उसके चलने की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। अर्थात यह एक तरह से संकेत था कि अब मेरे इस एल्सास शहर में कुछ ही घंटे रहने के शेष रह गए हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और इन्हें अगले दिन इस देश को छोड़कर चले जाना था। तो इस तरीके से 11वां पार्ट समाप्त हुआ। आइए 12वें पार्ट में प्रवेश करते हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. A French एम हेमल के साहस के बारे में बात कर रहा है कि एम हेमल के पास बहुत साहस था और वह किसी भी पाठ को बहुत धैर्य के साथ अंतिम समय तक उसे सुनते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के पाठ के बाद हम लोगों ने इतिहास का भी पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और उस कक्ष में जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हुए थे वो बा बेबी बो बू का उच्चारण निकाल रहे थे अर्थात बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज
spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. यह पहले से जानते हैं कि उस कक्ष में, जो कि अंतिम क्लास था, तो एक बूढ़ा हॉसर, इसके साथ साथ और भी जो मेयर थे और गांव के कई गणमान्य व्यक्ति, इसमें पोस्ट मास्टर भी था, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर भी था, ये सभी लोग कक्षा में पीछे जो स्थान खाली था वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ओल्ड हॉसर के बारे में चर्चा हो रही है या की जा रही है कि जो ओल्ड हॉसर जिन्होंने अपने चश्मे पहन लिए थे या उन्होंने पहन लिया था, आपको याद होगा इसके पहले एक बार और चर्चा हुई थी जिसमें वो अपने चश्मे को अपने बुक पर रखे हुए थे, जो उनकी बेसिक बुक, प्राइमर बुक थी, उस पर रखे हुए थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, चश्मे को पहन लिया है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी जो फ्रेंच भाषा की जो प्रारंभिक किताब थी उसको उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और इन बच्चों के साथ ही, जैसे जो बच्चे बा, बे, बी, बो, बू का संबोधन कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ वो भी उच्चारण निकाल रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ओल्ड हॉसर ने भी अपने बचपन, अपने बालपन में फ्रेंच भाषा ठीक से गंभीरता के साथ नहीं सीखी थी। You could see that he too was crying. तुम देख सकते हो, तो तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। कौन? जो ओल्ड हॉसर था वो रो रहे थे, अर्थात वो भावुक हो गए थे, क्योंकि जान रहे थे कि अब आज के बाद कभी हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकेंगे। His voice trembled with emotions, भावनाओं के कारण या भावनाओं के उफान के कारण उनकी आवाज़ भी कँपकँपा रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब फ्रेंच कह रहा है, क्योंकि फ्रेंच नन्हा बच्चा है, तो फ्रेंच यहाँ ये कह रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति जो रो रहा था, तो उनकी इस रोने की आवाज़ या रोने की स्थिति को देख करके हम सभी को हंसना भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था कि अब उनके साथ साथ ये अंतिम क्लास है फ्रेंच का, और हंसना इसलिए आ रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन। फ्रेंच कह रहा है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से अपना अंतिम लेसन याद हो गया था। अर्थात जो अंतिम लेसन उस दिन पढ़ाया गया था यम हैमल के द्वारा, उसको सभी लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था, क्योंकि उसको गंभीरता से सभी लोगों ने पढ़ा था। और नन्हा फ्रेंच जो है वो अपनी बात बता रहा है कि हमको आज भी याद है कि मेरा वो जो अंतिम क्लास था फ्रेंच का, मुझे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। All at once the church clock struck 12. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई, अर्थात चर्च में 12 बजे का घंटा बज गया। इसका मतलब इसने सूचित कर दिया है कि अब 12 बज चुका है। देन द एंगुलस, एंगुलस एक प्रकार की प्रार्थना है, जो मतलब प्रार्थना होती चर्च में है। तो 12 बजने के ठीक बाद वो प्रार्थना की घंटी बज गई। तो प्रार्थना घंटी बजने से मतलब ये होता है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। ठीक इसी समय या ठीक इसी क्षण जो प्रशियंस सोल्जर्स जो थे, जो कि अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे, उनकी ट्रम्पेट्स मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है,
उस वाद्यंत्र की आवाज़, जिसको तुरही कहा जाता है, इसकी आवाज़ विंडो के ठीक नीचे सुनाई दे रही थी। यम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। यम हेमल अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और वो काफ़ी दुख के कारण बहुत ही इनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था, अर्थात कहीं न कहीं वो काफ़ी दुखी थे कि अब उन्हें यह शहर, यह क्लास, इन बच्चों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। लंबा से यहाँ पर एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वो अब उनका अंतिम क्लास था और वो भावनाओं में इतने बह गए थे और इतना स्ट्रेट खड़े हो गए थे कि फ्रेंच कह रहा है कि मैंने उनको उतना लंबा कभी नहीं देखा था। उसके बाद एम हेमल बोलते हैं, क्योंकि एम हेमल को पता चल गया था कि अब आज के क्लास का भी समय अब समाप्त हो रहा है, हो गया है। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने बोला, मेरे मित्रों, आई उन्होंने कहा, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, अर्थात इतने इमोशन इतना हावी उनके ऊपर हो गया था कि उनकी आवाज़ भर्रा गई और वो, या कहते हैं गला भर गया और उनके मुंह से आवाज़ या गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं कुछ बोल सके। जब नहीं बोल सके, अर्थात उनकी वाणी ने उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वी ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव्ड फ्रांस, या दूसरे शब्दों कहेंगे कि फ्रांस जिंदाबाद। तो उन्होंने जो अंतिम सेंटेंस लिखा वो था वाइव ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद, अर्थात देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ जो शब्द था वो जाते जाते वो अंतिम क्लास में लिख गए और बच्चों को भी इस देशभक्ति के इस छोटे से शब्द समूह को बता गए कि आप अपने देश को कभी मत भूलिएगा, इस फ्रेंच भाषा को कभी मत भूलिएगा। अगर इस पर पकड़ बनाए रहेंगे तो अवश्य ही आप पुनः इस परतंत्रता से मुक्त हो जाएंगे। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुक गए और सॉरी यहाँ पे लीन्ड लिखा हुआ है, मैंने लर्न पढ़ दिया था। तो देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो इसके बाद उन्होंने चौक रख दिया और अपने सर को दीवार पर झुकाकर या दीवार से टेक ले लिया उन्होंने। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाव भाव अपने हाथ के हाव भाव से बताया। क्या बताया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल का समय अब समाप्त हो चुका है, यू मे गो, आप यहाँ से जा सकते हैं। चूँकि अंतिम क्लास था, उनका अंतिम दिन था इस अल्सास शहर में, भावनाएं इतनी ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गई थी, इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो गए थे कि मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और इशारों में ही उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि
अगर हम अपनी मातृभाषा को ठीक से पढ़ें और उससे हम जुड़े रहें तो हम भले ही प्रतंत्रता में कुछ समय के लिए भले ही बंध जाएं, अर्थात गुलामी की जंजीरों में भले ही कुछ समय के लिए बंध जाएं, लेकिन एक न एक दिन अवश्य आएगा जब हम इसी भाषा की ताकत के बल पर स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। काफ़ी लंबा चैप्टर था। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।